डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चंद्र गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज करौली। आज हम अमेरिकी संविधान के अंतर्गत शक्तियों के पृथक्करण अर्थात सेपरेशन ऑफ पावर्स संबंधी विषय पर चर्चा करेंगे। अमेरिकी संविधान का कोई लक्षण इतना प्रमुख नहीं है जितना कि नियंत्रण तथा संतुलन की धारणा के साथ अपनाया गया शक्ति विभाजन सिद्धांत है। अब हम बताते हैं शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है इसका, सेपरेशन ऑफ पावर्स का। तो सरकार के हम जानते हैं कि सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार के इन 3 अंगों का पारस्परिक संबंध कैसा होना चाहिए यह समस्या राजनीति विज्ञान में अत्यंत विवादग्रस्त रही है और इस संबंध में समय समय पर जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है उनमें मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह सिद्धांत यानी शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि निरंकुश शक्तियों के मिल जाने से व्यक्ति भ्रष्ट हो जाते हैं और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगते हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादकों का विचार है कि व्यवस्थापिका का काम कानून बनाना होना चाहिए, कार्यपालिका उन कानूनों को क्या करे, क्रियान्वित करे और उनके अनुसार शासन चलाए तथा न्यायपालिका उन कानूनों के अनुसार निर्णय करे। शक्ति विभाजन सिद्धांत का सबसे प्रमुख प्रतिपादक मॉन्टेस्क्यू है और मॉन्टेस्क्यू ने इस बात पर विशेष बल दिया है कि सरकार के 3 अंगों में से प्रत्येक अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होना चाहिए, उसे अपने कार्य क्षेत्र तक ही सीमित रहना चाहिए और उसके द्वारा दूसरे अंग के कार्य को प्रभावित करने या उस पर नियंत्रण स्थापित करने की चेष्टा नहीं की जानी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार के जो 3 अंग हैं उनको अपने अपने क्षेत्र में कार्य करना चाहिए और किसी दूसरे अंग के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अब आता है अमेरिकी संविधान और शक्तियों का पृथक्करण क्या है। अमेरिकी संविधान में शक्तियों का पृथक्करण क्या चीज़ है। संविधान में शक्ति विभाजन सिद्धांत को अपनाने की कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है और न ही संविधान में किसी स्थान पर शक्ति विभाजन सिद्धांत को परिभाषित किया गया है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद शक्ति विभाजन सिद्धांत अमेरिकी संविधान की मूल और संविधान के भेदों में यह स्पष्ट हो जाता है कि यह संविधान शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। अब वो 3 अनुच्छेद कौन कौन से हैं वो हम बताते हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि संविधान में प्रदान की गई समस्त व्यवस्थापन संबंधी शक्तियाँ एक कांग्रेस में निहित होंगी। इसी प्रकार अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि समस्त कार्यपालिका शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति में निहित होंगी। अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि न्याय संबंधी समस्त शक्ति एक सर्वोच्च न्यायालय तथा उस नीचे के न्यायालयों में निहित होगी जिन्हें कांग्रेस समय समय पर प्रतिष्ठित व स्थापित करेगी। इस प्रकार व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अमेरिकी संविधान में व्यवस्थापिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, इन तीनों में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। संविधान निर्माता चाहते थे कि न केवल सिद्धांत में वरन व्यवहार में भी सरकार के इन 3 अंगों की प्रकृति अलग अलग होनी चाहिए तथा उनके द्वारा अपने कार्यों का संपादन एक दूसरे से अधिकाधिक स्वतंत्र रहते हुए किया जाना चाहिए। अतः संविधान सरकार के इन अंगों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए निम्न व्यवस्थाएं करता है। संविधान में और भी कुछ व्यवस्थाएं की गई जिससे कि ये 3 अंग क्या हैं, स्वतंत्र रहते हुए अपना कार्य सुनिश्चित करें। नंबर 1, शासन के 3 अंगों के सदस्यों के चयन की भिन्न भिन्न प्रक्रिया है, यानी शासन के जो भी 3 अंग हैं उनके चयन की भिन्न भिन्न प्रक्रिया को अपनाया गया है। कांग्रेस अर्थात सीनेट और प्रतिनिधि सभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। राष्ट्रपति एक निर्वाचक मंडल द्वारा अर्थात जनता द्वारा परोक्ष रूप से निर्वाचित होता है और न्यायाधीशों की नियुक्ति सीनेट के अनुसमर्थन पर राष्ट्रपति द्वारा होती है। यद्यपि आज राष्ट्रपति के परोक्ष निर्वाचन की बात केवल सिद्धांत में ही है, लेकिन संविधान निर्माताओं ने सरकार के 3 अंगों के लिए क्रमशः प्रत्यक्ष निर्वाचन, परोक्ष निर्वाचन
और मनोनयन की पद्धति यह सोचकर भी अपनाई थी कि सरकार के 3 अंगों की प्रकृति अलग अलग रहे। नंबर 2, सरकार के एक ही अंग की सदस्यता का प्रावधान, अर्थात कोई व्यक्ति होगा वो शासन के किसी एक अंग का ही सदस्य रहेगा। अमेरिका में कोई भी नागरिक व्यवस्थापिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका सरकार के इन 3 अंगों में से किसी एक अंग की सदस्यता ही प्राप्त कर सकता है। यदि कांग्रेस के किसी सदस्य को मंत्रिपरिषद का सदस्य अथवा न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर दिया जाए तो पद ग्रहण से पूर्व उसे कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र देना होता है। यह व्यवस्था ब्रिटेन की व्यवस्था के नितांत विपरीत है। नंबर 3 है अगला है सरकार के विभिन्न अंगों का अलग अलग कार्यकाल और कार्यकाल की निश्चितता। प्रतिनिधि सभा, हम जानते हैं कि अमेरिका में प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 2 वर्ष होता है, सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष और राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष है। न्यायाधीशों की नियुक्ति जीवन पर्यंत के लिए होती है और वे सदाचार पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। इसके अतिरिक्त इन सभी संस्थाओं का कार्यकाल निश्चित है, एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। राष्ट्रपति कांग्रेस के किसी भी सदन को समय से पूर्व भंग नहीं कर सकता और कांग्रेस केवल महाभियोग की प्रक्रिया के आधार पर ही राष्ट्रपति अथवा न्यायाधीशों को अपने पद से हटा सकती है। महाभियोग असामान्य और अत्यधिक कठिन प्रक्रिया है। इसके संबंध में अगला आता है विविध अंगों के सदस्यों के उत्तरदायित्व के संबंध में भिन्नता। संविधान के द्वारा भी चुनाव के संबंध में जो व्यवस्था की गई है उसके आधार पर प्रतिनिधि सभा का सदस्य अपने आप को जिले के मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी समझता है। सीनेट सदस्य स्वयं से संबद्ध संघ की इकाई अथवा संपूर्ण राज्य के प्रति उत्तरदायी समझता है। राष्ट्रपति संपूर्ण राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी है और न्यायाधीश संविधान के प्रति उत्तरदायी है। इस प्रकार संविधान शासन की विविध शक्तियों के प्रयोग के लिए अलग अलग संस्थाओं और पदाधिकारियों की व्यवस्था करता है। शासन का प्रत्येक अंग अपनी शक्तियों सीधे संविधान से प्राप्त करता है और प्रत्येक अंग न केवल संवैधानिक वर्ण पर्याप्त सीमा तक राजनीतिक दृष्टि से भी शासन के अन्य अंगों से स्वतंत्र है। सरकार के अंगों की एक दूसरे से स्वतंत्रता ही शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का मूल तत्व है। अर्थात सरकार के जो 3 अंग हैं वो एक दूसरे से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं और यही शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का क्या है, मूल तत्व है, जिसकी व्याख्या किसमें, अमेरिकी संविधान में निश्चित रूप से यानी सुनिश्चित रूप से की गई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अमेरिकी संविधान में शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत निहित है। धन्यवाद।